हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अर्पित कुमार स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे ऐतिहासिक स्रोत से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं, सभी प्रश्नों को आपके सामने प्रस्तुत कराया जाएगा। ध्यान रखना, हर 10 प्रश्न पर आप अपना निरीक्षण स्वयं करना, आप कितने प्रश्न को सही तरीके से हल कर पाए हैं, इसलिए आप कॉपी और पेन लेकर अवश्य बैठें। यह आप मेरा आदेश, अनुरोध कुछ भी समझ सकते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने क्या है? बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है? ऐतिहासिक स्रोत कहा जाता है, भौगोलिक स्रोत कहा जाता है, सामाजिक स्रोत या राजनैतिक स्रोत कहा जाता है। बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जो हमें जानकारी देता है उसे हम ऐतिहासिक स्रोत कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? निम्नलिखित में से सही कथन बताना है। 4 कथनों में से एक कथन सही होगा, 3 कथन गलत होंगे। कथन आपके सामने क्या है? पहला कथन है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। दूसरा ऑप्शन आपके सामने है पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। साहित्यिक ज्यादा प्रमाणित है या पुरातात्विक? इन दोनों ऑप्शन में आपके सामने यह है। तीसरा ऑप्शन है साहित्यिक स्रोत और पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होते हैं, या फिर साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत की तुलना की ही नहीं जा सकती है, की तो जा सकती है गुरु। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? ऋग्वेद में, यजुर्वेद में, सामवेद में या अथर्ववेद में? किस वेद में प्राचीन वैदिक युग के बारे में बताया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 1। ऋग्वेद में बताया गया है कि प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति किस तरह है। यह एक हिंदू सभ्यता है। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं है? संहिता, ब्राह्मण, उपनिषद या पुराण? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा पुराण जो है वह श्रुति ग्रंथ का हिस्सा नहीं है। पुराणों में क्या है? इसमें ब्रह्मांड विज्ञान है, ब्रह्मांड विज्ञान है। पुराणों में भूगोल है, पुराणों में चिकित्सा के बारे में बताया गया है, व्याकरण जैसे विषय इसमें शामिल है पुराणों में। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है कि जो इस ग्रंथ में है वह विश्व में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या महाभारत? किसमें यह बताया गया है? यह दावा करता है महाभारत। महाभारत यह दावा करता है कि जो इस ग्रंथ में है वह पूरे विश्व में है, और जो इस ग्रंथ में नहीं वह पूरे विश्व में नहीं। अच्छा दावा है भाई इनका। अगला प्रश्न क्या है? त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है, किसका है? जैनों का, बौद्धों का, सिखों का या फिर हिंदुओं का? चलिए एक प्रश्न मैं आपसे और पूछ लेता हूं। महाभारत की रचना किसके द्वारा की गई? वेद व्यास के द्वारा की गई। किसके द्वारा? वेद व्यास के द्वारा। ठीक है, चलिए काउंट करते चलिएगा कितने प्रश्न आप सही करते जा रहे हैं। जो त्रिपिटक है वह बुद्ध का उपदेश है, अर्थात इस प्रश्न का सही उत्तर होगा बौद्ध ग्रंथ से यह संबंधित है। त्रिपिटक बताना है त्रिपिटक किस भाषा में लिखा गया है? पाली भाषा में। किस भाषा में लिखा गया है त्रिपिटक को? पाली भाषा में। चलिए अगला प्रश्न है जातक किसका ग्रंथ है? वैष्णव धर्म का, जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का या शैव धर्म का? मैंने अभी आपको बताया त्रिपिटक जो कि बुद्ध का उपदेश है। तो जो त्रिपिटक है उसका 10वां भाग जो है वह जातक है, अर्थात जो त्रिपिटक है वह बुद्ध धर्म से संबंधित है, तो यह भी बौद्ध धर्म से ही संबंधित होगा। त्रिपिटक का 10वां भाग जातक है, जिसमें भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। किसमें? जातक में। कभी आपसे पूछ दिया जाए भगवान बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं किस में है, आपको प्रश्न का उत्तर देना पड़ेगा जातक में। चलिए अगला प्रश्न है मिलिंद पन्नु राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में संवाद को प्रदर्शित करता है? मिलिंद पन्नु। सबसे पहली बात, मिलिंद पन्नु जो है वह किस भाषा में लिखा गया है? इस प्रश्न का उत्तर होगा पाली भाषा में। इसकी रचना कब की गई है मिलिंद पन्नु की?
100 ईस्वी में, ईसा पूर्व, 100 ईसा पूर्व। बताना है नागसेन, नागार्जुन, नागभट्ट या कुमारिल भट्ट। राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के बीच में यह संवाद है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नागभट्ट और मिलिंद के बीच में जो संवाद हुआ है वह मिलिंद पन्नों में प्रदर्शित किया गया है या फिर दिखाया गया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंस से की जाती है? मैकियावेली के द्वारा प्रिंस की रचना की गई है और इसमें क्या लिखा गया है? इसमें लिखा गया है कि सत्ता और शासन की रणनीतियों पर गहन चर्चा की गई है। किसमें? सत्ता और शासन की नीतियों पर। सत्ता और शासन किस तरह से कराया जाए, तो इसकी तुलना किससे की जाएगी? कालिदास के मालविकाग्निमित्रम से, या कौटिल्य के अर्थशास्त्र से, वात्स्यायन के कामसूत्र से, या फिर तिरुवल्लुवर के तिरुवल्कुलम से। सत्ता और शासन के बारे में अर्थशास्त्र में अच्छी तरीके से बताया गया है, तो इसकी तुलना कौटिल्य के अर्थशास्त्र से ही की जाएगी। प्रिंस की रचना किसके द्वारा की गई है? याद रखिएगा, मैकियावेली के द्वारा। अर्थशास्त्र की रचना कौटिल्य के द्वारा। और इन दोनों के द्वारा जो किताब लिखी गई है प्रिंस और अर्थशास्त्र, इन दोनों में सत्ता और शासन के बारे में बात की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? मैंने आपको बताया किस पर? सत्ता और शासन पर। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? आर्थिक जीवन पर, राजनीतिक नीतियों पर, धार्मिक जीवन पर, या सामाजिक जीवन पर? आप अपना सेंस लगाइए और बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा। आपके पास 5 तक की गिनती चालू होती है। 1 2 3 4 5। कौटिल्य के द्वारा किसके बारे में बात की गई है? राजनीतिक नीतियों के बारे में बात की गई होगी ना गुरु, क्योंकि इसमें सत्ता और शासन, सत्ता किस तरह से चलाई जाए, यह एक राजनीतिक विषय है ना। कल्हड़ की पुस्तक का क्या नाम है? ऑप्शन में है अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। कल्हड़ के द्वारा लिखी गई पुस्तक का क्या नाम है? पहली बात, कल्हड़ कौन है? यह एक कश्मीरी इतिहासकार हैं। कौन? कश्मीरी इतिहासकार। इनके द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी। इन्होंने कब लिखी है? 1148 से लेकर 1150 ईस्वी के बीच में लिखी गई पुस्तक का नाम है राजतरंगिणी, कल्हड़ के द्वारा लिखी गई। चलिए अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके सामने, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है? अष्टाध्यायी पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है वेदव्यास, दूसरा है पाणिनि, तीसरा है सुखदेव और चौथा है वाल्मीकि। अष्टाध्यायी लिखी गई है पाणिनि के द्वारा। अष्टाध्यायी पुस्तक कब लिखी गई है? 700 ईसा पूर्व। ईसा पूर्व क्या है मैंने आपको पिछली वीडियो में जरूर बताया है। अष्टाध्यायी में कितने अध्याय हैं? 8 अध्याय। 8 अध्यायों में कितने सूत्र हैं? 4000 सूत्र। सभी चीजें आप याद रखिएगा, आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछी जाती हैं। अगला प्रश्न है, महाभाष्य के रचनाकार का क्या नाम है? महाभाष्य किसके द्वारा लिखी गई है? ऑप्शन है कौटिल्य, पतंजलि, कालिदास या भारवी। किसके द्वारा लिखा गया है महाभाष्य? मैंने अभी आपको बताया अष्टाध्यायी 700 ईसा पूर्व लिखी गई है। 700 ईसा पूर्व पहले लिखी गई है। तो अष्टाध्यायी में जो चुने हुए सूत्र होते हैं, कितने सूत्र मैंने बताया? 4000 सूत्र। तो 4000 सूत्रों पर भाष्य लिखा गया है, उसे ही कहा जाता है महाभाष्य। किसके द्वारा लिखी गई है महाभाष्य की पुस्तक? पतंजलि के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, कालिदास के द्वारा रचित मालविकाग्निमित्र नाटक का नायक कौन था? मालविकाग्निमित्र यह क्या है? एक पुस्तक है। यह किसके द्वारा रची गई है? कालिदास के द्वारा। इसका नायक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अग्निमित्र। मालविकाग्निमित्रम क्या है? यह रचना कालिदास के द्वारा रची गई है। किस भाषा में रची गई है? यह संस्कृत के नाटक है। संस्कृत का एक नाटक है जो कि 5 अंकों का नाटक है। कितने अंक का? 5 अंक का। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई थी? हर्षचरित्र कालिदास का मालविकाग्निमित्रम, वाणभट्ट, वाल्मीकि या वेदव्यास? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई है? बाणभट्ट के द्वारा लिखी गई है।
अगला प्रश्न आपके सामने है, विक्रमांक चरित्र के रचनाकार का क्या नाम है? ऑप्शन है कल्हड़, बिल्हड़, वाल्मीकि या वेद व्यास। विक्रमांक देव की रचना है 11वीं शताब्दी में बिल्हड़ के द्वारा की गई है। किसके द्वारा? बिल्हड़ के द्वारा। बिल्हड़ कहाँ के कवि हैं? कश्मीर के कवि हैं, याद रखिएगा, यह कश्मीरी कवि हैं। विक्रमादित्य के दरबार में आश्रित कौन थे? बिल्हड़, इसीलिए इनके द्वारा यह रचना की गई विक्रमांक चरित्र की। अगला प्रश्न है, चंद द्वारा रचित ग्रंथ का क्या नाम है? पृथ्वीराज रासो, पृथ्वीराज रासो के विजय, परमाल रासो या बीसल रासो। चंद के द्वारा लिखे गए ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? निर्याकस, एनासिक्रिटिस, एरिस्टोबुल्स या डाइमेकस। कौन सिकंदर के साथ नहीं आया था? तो इनमें से डाइमेकस सिकंदर के साथ नहीं आया था। यह 3री शताब्दी से संबंधित है। यह बिंदुसार का राजदूत है। राजदूत है किसका? बिंदुसार का। इसे मेगस्थनीज के उत्तराधिकारी के रूप में भी जानते हैं। उत्तराधिकारी नहीं, उत्तराधिकारी। ठीक है, अगला प्रश्न आपके सामने क्या है? निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया है? मेगस्थनीज ने, फाहियान ने, वेनसांग ने या इत्सिंग ने। भारत पर दौरा करने वाला सबसे पहला यात्री कौन था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेगस्थनीज। यह चंद्रगुप्त का दरबारी था। यह चंद्रगुप्त का दरबारी था। इसके द्वारा इंडिका नामक पुस्तक लिखी गई। कौन सी पुस्तक? इंडिका नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? मेगस्थनीज की। यह एक यूनानी राजदूत था। क्या? यूनानी राजदूत था, याद रखिएगा, आपको कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज का पुस्तक का क्या नाम था? अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज के पुस्तक का क्या नाम था? अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा इंडिका। मैंने आपको बताया मेगस्थनीज के द्वारा इंडिका नामक पुस्तक की रचना की गई थी। यह एक यूनानी राजदूत थे, याद रखिएगा। तो बताइए 10 प्रश्न में अब आप कितने प्रश्न को सही कर पाए हैं? चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, जियोग्राफिया किसने इसकी रचना की है? ऑप्शन है हेरोडोट्स, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो या प्लिनी। जियोग्राफिया की रचना स्ट्रैबो के द्वारा किया गया है। स्ट्रैबो कौन है? यह एक यूनानी इतिहासकार है। यूनानी इतिहासकार स्ट्रैबो के द्वारा जियोग्राफिया की रचना की गई है। जियोग्राफिया है क्या? यह भूगोल है। भूगोल इसमें लिखा गया है। किसका भूगोल लिया गया है? यूरोप का, याद रखिएगा, यूरोप का, एशिया का और अफ्रीका का। इन तीनों जगह का भूगोल जियोग्राफिया में लिखा गया है। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, प्लिनी के द्वारा पुस्तक कौन सी लिखी गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा नेचुरलिस हिस्टोरिया। प्लिनी के द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम है नेचुरलिस हिस्टोरिया। अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसके द्वारा की गई? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी, इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा क्या? अज्ञातनामा यूनानी लेखक ने इसके द्वारा इसकी रचना की है। इसमें भारत और रोमन, किसका? इंडिया, भारत और रोमन या रोमान कह सकते हैं, के बीच होने वाले व्यापार का वर्णन किया गया है। किसमें? पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी में। अगला प्रश्न है, फाहियान कहाँ का निवासी है? भूटान, अमेरिका, चीन या वर्मा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चीन का निवासी है फाहियान। चंद्रगुप्त के काल में यह भारत आया था। किसके शासनकाल में? चंद्रगुप्त के शासनकाल में। अगला प्रश्न क्या है? फाहियान किसके शासन में भारत आया था? चंद्रगुप्त, याद रखिएगा, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न क्या है? हर्षवर्धन के समय में कौन सी चीनी यात्री भारत आया था? कौन सा चीनी यात्री भारत आया था हर्षवर्धन के समय में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वेनसांग। यह चीनी यात्री है। इसने नालंदा विश्वविद्यालय में अपनी शिक्षा ग्रहण की है। यह भारत आया था क्यों? यह बुद्ध की शिक्षा का अध्ययन करने। कहाँ इसने शिक्षा अध्ययन किया? नालंदा विश्वविद्यालय के पहले छात्र के रूप में अध्ययन किया, उसके बाद शिक्षक के रूप में अध्ययन शिक्षा इसने दी, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रूहमा कहकर संबोधित किया है?
पाल साम्राज्य को, प्रतिहार साम्राज्य को, राष्ट्रकूट साम्राज्य को या सेन साम्राज्य को? किस साम्राज्य को रूहमा कहकर इनके द्वारा संबोधित किया गया है? सुलेमान यह अरबी यात्री था, याद रखिएगा, यह अरबी यात्री था। और ऑप्शन नंबर ए, पाल साम्राज्य को इसके द्वारा रूहमा कहकर संबोधित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा महमूद गजनवी या बलबन या अकबर या मोहम्मद बिन तुगलक। किसके शासनकाल में अल बेरूनी शासनकाल का इतिहासकार था, बताना है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, महमूद गजनवी। अल बेरूनी यह फारसी विद्वान था। यह कौन था? फारसी विद्वान था। भारतीय इतिहास का पहला जानकारी से ही कहा जाता है अल बेरूनी को। क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का पहला जानकार। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? मोरक्को, फारस, तुर्की या मध्य एशिया? इब्न बतूता यह अफ्रीकी से आया था, अफ्रीका से आया था, अर्थात कहां से आया था? अफ्रीका, मोरक्को से आया था। अगला प्रश्न क्या है? दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। कब? 1333 ईस्वी में। 1333 ईस्वी में शासनकाल चल रहा था मोहम्मद बिन तुगलक का। तो बताइए आप इन 10 प्रश्नों में कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। प्रश्न है, फारस के सुल्तान मिर्जा शाहरुख के राजदूत जिनका नाम है अब्दुल रज्जाक ने किस विजयनगर सम्राट के शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की है? अब्दुल रज्जाक ने किसके शासनकाल में विजयनगर की यात्रा की? ऑप्शन है देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय, कृष्णदेव राय या सदाशिव राय। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा देवराय द्वितीय। अब्दुल रज्जाक ने 1443-44 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा की है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना कब हुई है? भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई है? याद रखिएगा, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संस्कृति मंत्रालय के अंतर्गत आता है भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। इसकी स्थापना 1861 में की गई है, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन है अलेक्जेंडर कनिंघम, दूसरा ऑप्शन है जेम्स प्रिंसेप, जॉन मार्शल या मर्टिमर व्हीलर। भारतीय पुरातत्व के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर कनिंघम को जाना जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न है, निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन है? सर्वप्रथम किसके द्वारा हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी? ऑप्शन है सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए कनिंघम या दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। आगे बढ़ते हैं, हड़प्पा सभ्यता की खोज किसके द्वारा की गई? दयाराम साहनी के द्वारा। कब की गई है? 1901 में, 1921 में, 1935 में या 1942 में? इस प्रश्न का सही उत्तर आप बताइए। हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी के द्वारा 1921 में की गई थी। दयाराम साहनी के साथ साथ राखल दास बनर्जी भी उनके साथी थे। राखल दास बनर्जी, याद रखिएगा नाम को। अब बात आती है हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहली बार खोज कहाँ की गई है? तो याद रखिएगा मोंटगोमरी जिला। मोंटगोमरी जिला जो कि आजकल पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता के उत्खननकर्ता का क्या नाम है? सर जॉन मार्शल। यह तीनों चीजें आपको याद रखनी है। सर जॉन मार्शल को आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा हुआ है वह कौन कौन से हैं? मैंने आपको बताया 1921 में दयाराम साहनी और राखल दास बनर्जी के द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता की खोज की गई है। चलिए अगला प्रश्न है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी कौन थे? लाई मैकाले, सर जॉन मार्शल, लॉर्ड क्लाइव या कर्नल टॉड? सर जॉन मार्शल इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। इनका जन्म 19 मार्च 1876 इंग्लैंड में हुआ था, याद रखिएगा। इन्होंने 1902 से लेकर 1928 तक भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक के रूप में कार्य किया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के निर्देशक कौन थे?
जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई हुई थी? ऑप्शन नंबर बी, सर जॉन मार्शल। अगला प्रश्न है, न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? न्यूमिस्मेटिक्स क्या है? यह प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन है या सिक्कों व धातुओं का अध्ययन है, तालपत्रों का अध्ययन है या ताम्रपत्रों का अध्ययन है? न्यूमिस्मेटिक्स, इसे आप मुद्रा राक्षस के रूप में भी जान सकते हैं। मुद्रा राक्षस क्या है? यह सिक्कों व धातुओं का अध्ययन को कहा जाता है न्यूमिस्मेटिक्स या मुद्रा राक्षस। अगला प्रश्न आपके सामने है, एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि यहां से 2 अभिलेख प्राप्त हुए हैं, उसमें 4 वैदिक देवताओं के नाम हैं, इंद्र, वरुण, मित्र और नात्सी। या फिर मध्य एशिया व तिब्बत के बीच में एक महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र था बोगाजकोई। या फिर वेद के मूल मंत्र की रचना यहीं पर हुई है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ अभिलेख प्राप्त हुए हैं जिसमें इंद्र, वरुण, मित्र और नात्सी के उल्लेख प्राप्त हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। अशोक के अभिलेख जो प्राप्त हुए हैं उनमें से उनकी खोज किसके द्वारा की गई है? 1750 में फेंथलर के द्वारा। फेंथलर के द्वारा अशोक के अभिलेखों की खोज की गई और 1837 में इसे पढ़ा गया जेम्स प्रिंसेस के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है, अशोक के अभिलेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन है? मैंने आपको बताया 1837 में जेम्स प्रिंसेप के द्वारा इनके अभिलेखों को पढ़ा गया। खोजकर्ता कौन थे? 1750 में खोजा गया है। ठीक है, फेंथलर इसके खोजकर्ता थे। चलिए, प्रश्न क्या कहता है, अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा व लिपि में है? ऑप्शन है प्राकृत व ब्राह्मी, संस्कृत व ब्राह्मी, पाली व ब्राह्मी, हिंदी व ब्राह्मी। अशोक के अधिकांश अभिलेख किस भाषा में लिखे गए हैं? मैं आपको बता देता हूं, प्राकृत व ब्राह्मी लिपि में लिखे गए हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 होगा या फिर ऑप्शन नंबर ए होगा। प्राकृत, ब्राह्मी और यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। यूनानी भाषा में लिखे गए हैं। कहीं कहीं पास आरामाइक भाषा में भी लिखे गए हैं। चलिए, अगला प्रश्न क्या कहता है? प्रश्न है, कहां से अशोक के द्विभाषाई ग्रीक एवं अरमाइक अभिलेख प्राप्त हुए हैं? कौन सा स्थान है जहां से 2 भाषा के अभिलेख प्राप्त हुए हैं? सर ए कुना कंधार, मनसेहरा, कालसी या कलिंग? तो अशोक के 2 भाषाई अभिलेख मिले हैं कांधार से। कहां से? कांधार से। चलिए, अगला प्रश्न है, अशोक के मानसेहरा जो कि पाकिस्तान में है और शाहबाजगढ़ी यह भी पाकिस्तान में है, यहां से प्राप्त अभिलेख किस लिपि में लिखे गए हैं? खरोष्ठी में, संस्कृत में, तमिल में या यूनानी में? मानसेहरा और शाहबाजगढ़ी यह दोनों अभिलेख खरोष्ठी लिपि में लिखे गए हैं। खरोष्ठी लिपि याद रखिएगा, यह दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है। कहां से? दाहिने से बाईं ओर। अगला है, प्राचीन भारत में कौन सी एक लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती है? दाईं से बाईं मैंने अभी आपको बताया, खरोष्ठी लिपि। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, खरोष्ठी लिपि। अगला है, हेलियोडोरस का बेशनगर अभिलेख संदर्भित है। ऑप्शन है संकर्षण तथा वासुदेव से संबंधित है, संकर्षण तथा प्रद्युमन से, संकर्षण तथा प्रद्युमन और वासुदेव तीनों से, या फिर केवल वासुदेव से। तो हेलियोडोरस का जो बेशनगर अभिलेख है वह केवल वासुदेव से संदर्भित है। बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की भी रचना कराई गई है। किसके द्वारा? अगर कभी आपसे पूछ दिया जाए तो भागभद्र के द्वारा बेशनगर में गरुड़ स्तंभ की स्थापना भी कराई गई है। अगला प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख कलिंग नरेश खारवेल से संबंधित है? खारवेल से संबंधित अभिलेख कौन सा है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हाथी गुम्फा। खारवेल यह चेदी वंश का शासक था। किस वंश का? चेदी वंश का शासक था। इसे कलिंगाधिपति के रूप में भी जाना जाता है। कलिंगाधिपति के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। किसे? खारवेल को। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, सर्वप्रथम भारत में विशुद्ध संस्कृत भाषा में सबसे लंबा अभिलेख किस राजा के द्वारा जारी किया गया है?
सबसे लंबा अभिलेख भारत का कौन सा है? जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख यह किसके द्वारा जारी किया गया है? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा रुद्रदामन के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना किसके अभिलेख में मिलता है? ऑप्शन है रुद्रदामन, अशोक, राजेंद्र प्रथम या इनमें से कोई नहीं। काव्य शैली का प्राचीनतम नमूना सबसे बड़े अभिलेख जूनागढ़ अभिलेख में ही मिलता है, जो कि संस्कृत भाषा में लिखा गया है। मैंने अभी आपको बताया है रुद्रदमन के द्वारा या रुद्रदामन के द्वारा इस अभिलेख को लिखा गया है। यह पद्य काव्य में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए रुद्रदमन या रुद्रदामन। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों का उल्लेख मिलता है? यह भी जूनागढ़ अभिलेख में ही होता है। इस प्रश्न का सही उत्तर भी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है समुद्रगुप्त की सैनिक उपलब्धियों का वर्णन किस अभिलेख में है? ऐरण में, गया में, नालंदा में या प्रयाग में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी। समुद्रगुप्त के सैनिक उपलब्धियों का वर्णन प्रयागराज के अभिलेख में मिलता है। तो 10 प्रश्न फिर से हुए। कितने प्रश्नों को आप सही कर पाए बताइएगा कमेंट बॉक्स में। प्रश्न है आपके सामने, प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख का लेखक हरिसेन किस शासक का दरबारी था? हरिसेन किस शासक का दरबारी था? सबसे पहली बात, हरिसेन यह संस्कृत कवि थे, संस्कृत भाषा के कवि थे और यह मंत्री थे। हरिसेन मंत्री थे किसके? समुद्रगुप्त के। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए समुद्रगुप्त। संस्कृत भाषा के कवि थे, मंत्री थे। इन्होंने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई है? हरिसेन के द्वारा। प्रयाग प्रशस्ति में है क्या? इसमें मुख्य रूप से समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन है। किसके? समुद्रगुप्त की वीरता का वर्णन किया गया है प्रयाग प्रशस्ति में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा समुद्रगुप्त। अगला है मेहरौली, जो कि दिल्ली में है। लौह स्तंभ का निर्माण किस सदी में करवाया गया था मेहरौली के? द्वितीय सदी में, तृतीय में, चतुर्थ में या सप्तम में? तो सबसे पहले तो आपको याद होना चाहिए लौह स्तंभ, इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो याद रखिएगा चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा लौह स्तंभ का निर्माण करवाया गया था। कुतुब मीनार के पास यह स्थित है। तो अब बात आती है चंद्रगुप्त द्वितीय किस शासनकाल में थे, किस शताब्दी में थे? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चतुर्थ शताब्दी में। आप जरूर बताइए कि उनका शासनकाल कब से कब तक था। कमेंट बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है। अगला है दिल्ली के महरौली में स्थित लौह स्तंभ किसकी स्मृति में बनवाई गई है? किसकी स्मृति में बनवाई गई होगी? चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा निर्माण करवाया गया है, तो चंद्रगुप्त की स्मृति में ही बनवाया गया होगा। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला है सती प्रथा का पहला पुरातात्विक उल्लेख कहाँ मिलता है? भीतरगांव लेख में, बिस्लद स्तंभ लेख में, ऐरण अभिलेख में या भीतरी स्तंभ लेख में? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऐरण अभिलेख में पहला पुरातात्विक उल्लेख मिलता है सती प्रथा का। ऐरण अभिलेख कहाँ स्थित है? यह मध्य प्रदेश के सागर जिले में स्थित है, याद रखिएगा। इस अभिलेख का दूसरा नाम क्या है? भानुगुप्त अभिलेख के नाम से भी इसे जाना जाता है। भानुगुप्त अभिलेख। इसकी रचना कब करवाई गई? 510 ईस्वी में। ऐरण अभिलेख की रचना 510 ईस्वी में हुई है। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला है ऐरण अभिलेख का संबंध किस शासक से है? मैंने आपको बताया इस अभिलेख का नाम ही भानुगुप्त अभिलेख है। साथ में याद रखिएगा ऐरण को सती अभिलेख के नाम से भी जाना जाता है। क्यों? क्योंकि भानुगुप्त का जो मंत्री था जिसका नाम था गोपराज, गोपराज की पत्नी यहां इस स्थान पर सती हो गई थी, इसीलिए इसका नाम सती अभिलेख के रूप में भी जाना जाता है। अगला है ऐहोल प्रशस्ति व रचयिता रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? रविकीर्ति किस चालुक्य शासक का दरबारी था? इस प्रश्न का उत्तर होगा पुलकेशिन द्वितीय का। ऐहोल प्रशस्ति अभिलेख में पुलकेशिन द्वितीय के विजयों का वर्णन किया गया है। किसके विजयों का वर्णन? पुलकेशिन द्वितीय के। ऐहोल प्रशस्ति जो है यह किस भाषा में लिखी गई है? यह संस्कृत काव्य है। यह एक संस्कृत काव्य है। इसकी रचना
रवि कीर्ति के द्वारा की गई है। कब? 634 ईस्वी में ऐहोल प्रशस्ति की रचना की गई है रवि कीर्ति के द्वारा। हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के मध्य हुए संघर्ष की जानकारी कहां से मिलती है? हर्षवर्धन और पुलकेशिन द्वितीय, इन दोनों के बीच में जो संघर्ष हुआ था उसकी जानकारी कहां मिलती है? उसकी जानकारी मिलती है ऑप्शन नंबर ए, ऐहोल अभिलेख में। मैंने पिछले प्रश्न में आपको बताया कि जितनी भी विजयों की जानकारी है पुलकेशिन द्वितीय की, वह सब कहां मिलती है? ऐहोल अभिलेख में। अर्थात पुलकेशिन द्वितीय इस युद्ध में जीता होगा हर्षवर्धन से। अगला है, कवि कालिदास के नाम का उल्लेख कहां हुआ है? इलाहाबाद स्तंभ लेख में, ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में, या आलापाडू नामक लेख में, या फिर हनुम कोंडा उत्कीर्ण लेख में। तो जो कवि कालिदास के नाम का वर्णन किया गया है ऐहोल के उत्कीर्ण अभिलेख में। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला है, अभिलेखों को ऐतिहासिक प्रकथन के साथ प्रारंभ करने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया? इस प्रश्न का सही उत्तर है राजराजा प्रथम ने। यह चोल वंश का राजा था राजराजा प्रथम। इसका शासनकाल 985 ईस्वी से लेकर 1014 ईस्वी तक रहा है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न क्या है? फिर से आपका 10 प्रश्न होने जा रहा है, याद रखिए। काउंटिंग आप कर लीजिए, आप 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं। प्रश्न है, कहां से प्राप्त अभिलेख में महासभा की कार्य प्रणाली के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है? महासभा अर्थात ग्राम सभा के बारे में भी आप कह सकते हैं। किस अभिलेख में यह जानकारी मिलती है? उत्तर मेहूर में, तंजौर में, मणिमंगलम में, या इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उत्तर मेरूर में जो ग्राम सभा लगती थी उसकी जानकारी विस्तृत रूप से प्राप्त हुई है। तो आप बताइए, आप 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्नों को सही तरीके से हल कर पाए हैं? कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिएगा। 51 से 60 में हम इतना प्रश्न हल कर पाए हैं। प्रश्न नंबर 61, भारत में सिक्कों का प्रचलन कब आरंभ हुआ? 600 ईसा पूर्व में, 300 ईसा पूर्व में, कनिष्क के शासनकाल में, या हर्षवर्धन के शासनकाल? तो भारत में सिक्कों का प्रचलन 6वीं शताब्दी में शुरू हुआ। प्राचीन सभ्यताओं में धातु के सिक्के चलाए जाते थे। 6वीं शताब्दी अर्थात 600 ईसा पूर्व में। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बिना सोचे समझे आप लगा दीजिएगा। अगला प्रश्न क्या है? ए भैया आओ दूसरे प्रश्न पे बढ़ते हैं। प्रश्न क्या कहता है? भारत में प्राचीनतम मुद्रा माना जाता है किसको? ऑप्शन है आहत के सिक्के, इंडो बैक्टीरियन सिक्के, सीथियन के सिक्के, या पार्थियन के सिक्के। सबसे पुराना सिक्का कौन सा? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 आंख मूंद के आप लगा दीजिएगा। आहत के सिक्के सबसे पुराने सिक्के हैं। आगे बढ़ते हैं, क्या कहता है? भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाई गई किसके द्वारा? कुषाणों के द्वारा, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा, या फिर शकों के द्वारा, या गुप्तों के द्वारा? इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंडो बैक्टीरियन के द्वारा। ठीक है, आप याद रखिएगा कि सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं चलाने की बात हो रही है तो आप कनिष्क भी लगा सकते हैं जो कि कुषाण वंश का शासक था। लेकिन एसएससी 2010 में यही प्रश्न पूछा गया था और उस प्रश्न में सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी को माना गया था। तो आप कनिष्क को कुषाण वंश को या कनिष्क को भी लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 64 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने सोने के सर्वाधिक शुद्ध सिक्के चलाए हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? कुषाण वंश के द्वारा चलाए गए हैं। कुषाण वंश का जो प्रसिद्ध शासक कनिष्क था उसके द्वारा सबसे ज्यादा सोने के सिक्के चलाए गए हैं कनिष्क के द्वारा। याद रखना, भूलना बिल्कुल नहीं गुरु, नहीं तो फिर आप जानो आपके काम जाने। अगला प्रश्न है, सातवाहनों के समय मुद्रा सर्वाधिक किस धातु के बने? जब सातवाहनों का शासनकाल चल रहा था तो सबसे ज्यादा मुद्रा किस धातु के बने? सीसा के, पोटीन के, तांबा के, या स्वर्ण के? सबसे ज्यादा मुद्रा बने गुरु सीसा के। आंख मूंद के आप लगा देना, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। सातवाहनों के समय सीसा के सबसे ज्यादा मुद्रा चलाए गए। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 66। निम्नलिखित में से किसने बड़े पैमाने पर स्वर्ण मुद्राएं चलाई?
मैंने आपको बताया बड़े पैमाने पर कनिष्क के द्वारा चलाया गया। वह किस वंश का शासक था? ग्रीक, मौर्य, कुषाण या शुंग? किस वंश का शासक था? इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी कुषाण वंश हो जाएगा। मैं 3 बार बता चुका, बार बार ना बताऊं गुरु, मेरे गुस्सा आ रही है। प्रश्न नंबर 67 क्या कहता है? सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? कुषाण में। वही प्रश्न काहे पूछ रहे हो? दिमाग तो खराब हो रहा है। नहीं, सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी किए गए? शुद्ध सोने के सिक्के नहीं पूछ रहा है, उसमें कनिष्क के कुषाण कब होगा। तो गुप्त काल में सर्वाधिक सोने के सिक्के जारी किए गए। याद रखना है, बहुत सारे कंफ्यूजन है गुरु, मैं खुद कंफ्यूज हो गया था, इसलिए पिछले प्रश्नों को आप ध्यान से सुनना, तब जाके उत्तर लगाना, ऐसे न मारी आना, ठीक है। आगे बढ़ गए। प्रश्न नंबर 68 क्या कहता है? निम्नलिखित में से किस स्थल में रोमन सिक्के मिले हैं? दिल्ली में, आगरा में, जयपुर में या अरिकमेडु में? बताना। रोमन के सिक्के सबसे ज्यादा कहाँ मिले हैं? तो पुडुचेरी नगर में स्थित है। क्या? पुडुचेरी में है एक पुरातात्विक स्थल। किस नदी के किनारे? गिंगी नदी के किनारे। पुडुचेरी में क्या है? पुरातात्विक स्थल। किस नदी के किनारे? गिंगी नदी के किनारे। किस स्थान पर? अरिकमेडु। यहाँ क्या मिले? रोमन के सिक्के मिले। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आंख मूंद के। आगे बढ़ गए। प्रश्न है गुरु भीमबेटका से। भीमबेटका लिखा हुआ है, भीमबेटका भी पूछा जा सकता है, वही प्रश्न है। किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं के लिए। गुफाओं में बने शैल चित्र, जो चित्र बनाए जाते हैं एक से ऊपर पाथर में, बिल्कुल। खनिजों के लिए, बौद्ध प्रतिमाओं के लिए या सोन नदी के उद्गम स्थल के लिए। भीमबेटका क्यों प्रसिद्ध है? भीमबेटका, पहली बात मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कौन जिले में है? उत्तर आप दे दें गुरु, रायसेन जिले में। किस जिले में है? रायसेन जिले में, ला नहीं होगा। भीमबेटका की खोज अगर मैं आपसे पूछ लूं कि कब हुई है, तो सन 1958 में हुई। किसके द्वारा की गई? डॉक्टर वीएस वाकाणकर के द्वारा की गई। किसके द्वारा? ध्यान से सुनना, डॉक्टर वीएस वाकाणकर के द्वारा। भीमबेटका यह शब्द कहां से आया? भीम वाटिका से आया। भीम वाटिका क्या है? वाटिका एक भीम था, वह महाभारत काल का एक 5 पांडवों में से एक भाई था। वह अपना एक गुफा बनाया हुआ था, उसे भीम वाटिका कहते हैं, उसे ही भीमबेटका कह दिया गया। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर होगा गुफाओं से। गुफा बनाया था, मैंने आपको बताया ना, अपने रहने के लिए। भीमवाटिका से आया है। इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। ज्यादा हम टाइम पास नहीं करते हैं, लेकिन एक प्रश्न आपसे पूछ के जाते हैं भीमबेटका से। बताना है भीमबेटका को भारत सरकार के द्वारा पुरातात्विक स्थल घोषित कर दिया गया कब? सन 2000 से लेकर सन 2010 के बीच में। इस प्रश्न का सही उत्तर आप कमेंट बॉक्स में देंगे, ठीक है, आपसे आशा है। प्रश्न नंबर 70 क्या कहता है? प्राचीन काल में भारत के लोग वर्मा को किस नाम से जानते हैं? बाबू, वर्मा को अब म्यांमार के नाम से जानते हैं, इससे पहले वर्मा के नाम से जानते हैं, अब वर्मा को भी और किस नाम से जानते? बताओ। स्वर्ण भूमि, सुवर्ण द्वीप, यव द्वीप या प्रलय मंडलम? तो लोग म्यांमार को वर्मा के नाम से जानते थे और वर्मा को स्वर्ण भूमि के नाम से जानते हैं। स्वर्ण भूमि, सोने की भूमि, इसका शाब्दिक अर्थ हो जाता है। तो बताओ 10 प्रश्नों में आप कितने प्रश्नों को सही कर पाए हैं? कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर दो और जाओ। 70 प्रश्न हल कर चुके हैं, 10 प्रश्न और हल करेंगे, बस बात खत्म। 80 प्रश्न कवर हो जाएगा, इतने में हमारा एग्जाम निकल जाएगा। ऐतिहासिक स्रोत से इतने प्रश्न पूछा जा सकता है, इससे आगे बढ़ ही नहीं सकते, ठीक है। प्रश्न नंबर 71 क्या है? अंकोर वाट कहाँ स्थित है? अंकोर वाट को आप एक नाम से और जान सकते हो, कौन से? यशोधरपुर, यशोधरपुर, ठीक है। अंकोर वाट को यशोधरपुर के नाम से भी आप जान सकते हो। यह विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक स्मारक है। कितने एकड़ में बसा हुआ है? तो 402 एकड़ में बसा हुआ है, ठीक है। इसका पुराना नाम विष्णु मंदिर भी था। धार्मिक स्मारक का नाम विष्णु मंदिर था, जो कि हिंदू मंदिर था। किसके द्वारा बनाया गया था? सूर्यवर्मन द्वितीय के द्वारा 1112 ईस्वी
ईसा पूर्व से लेकर 53 ईस्वी के बीच में। ठीक है, तो बताना है अंकोर वाट कहाँ है भाई। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कंबोडिया में। आप जाके देख सकते हो, विष्णु मंदिर है, हिंदू धर्म की आस्था है गुरु। आगे बढ़ जाते हैं, प्रश्न नंबर 72 क्या कहता है। प्लिनी की मूल कृति नेचुरल हिस्ट्री किस भाषा में रचित है। नेचुरल हिस्ट्री ग्रीक में, लैटिन में, फ्रेंच में या इंग्लिश में। नेचुरल हिस्ट्री को लैटिन भाषा में बनाया गया है। आगे बढ़ जाते हैं, बिल्कुल आंख मूंद के इस प्रश्न का उत्तर लगा देना बी। अगला है प्रश्न नंबर 73। चचनामा सिंध का इतिहास है जो मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया प्रश्न है। तो चचनामा की बात है अगर, तो फारसी में तो लिखा नहीं गया है, हेब्रू, अरबी, संस्कृत, इन तीनों में से आपको बताना है कि किस भाषा में लिखा गया है। मैं आपको बता देता हूं चचनामा का और क्या क्या नाम है। इसको हम फतहनामा भी कहते हैं, फतहनामा। ठीक है, सिंध तारीख अल हिंद, यह भी इसका एक नाम है, सिंध तारीख अल हिंद। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा पूछा गया है कौन भाषा में लिखा गया चचनामा, उत्तर दे दोगे ऑप्शन नंबर सी, अरबी भाषा में, बात खत्म। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 74। भारत में सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में इतिवृत्तों, राजवंशीय इतिहासों तथा वीर गाथाओं का कंठस्थ करना निम्नलिखित में से किसका व्यवसाय है। भाई जो प्राचीन इतिहास की बातों को कंठस्थ कर लेता था, यह किसका काम था। ऑप्शन में है आपके पास श्रमण, परिव्राजक, अग्रहारिक या मागध। तो मैं आपको बताता हूं, जो भ्रमण जिसका नाम था उसका काम क्या था, तपस्या का कार्य करता था भ्रमण। दूसरा परिव्राजक, ये कौन सा है, जो हर जगह भ्रमण करे, भ्रमण करे, याद रखना श्रमण किसको कहते हैं, तपस्या का काम करे। और परिव्राजक किसे कहेंगे, जो हर जगह भ्रमण करे। और है अग्रहारिक, यह दान दी गई भूमि की देखभाल करता था। और मागध, जो पुरानी बातों को कंठस्थ करके रख देता था बाद में पोल खोलने के लिए, समझ गए। ऐसी कोई बात नहीं है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, याद रखना। प्रश्न नंबर 75। चीनी यात्री सुंग युन ने भारत की यात्रा की कब की। 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक, 525 से 29, 545 से 52 या 592 से 97। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा सुंग युन, 518 ईस्वी से लेकर 522 ईस्वी तक। सुंग युन की अगर बात करें तो यह चीनी बौद्ध यात्री था। आंख मूंद के आगे बढ़ जाते हैं, इस प्रश्न का ऑप्शन नंबर ए लगा देते हैं। ये भैया देख लो, प्रश्न नंबर 76 क्या कह रहा है। फिर मेरे को कुछ ना कहना कि आपने नहीं बताया। महाभारत युद्ध के लिए 3101 ईस्वी पूर्व तिथि का उल्लेख निम्नलिखित में से किस अभिलेख में हुआ है। बताना है कौन से अभिलेख में महाभारत के युद्ध का वर्णन किया गया है तिथि के अनुसार। पुलकेशिन द्वितीय का ऐहोल अभिलेख, या रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख, या 226 ईस्वी में बना नंदसा अभिलेख, या 238 ईस्वी में बना बड़वा अभिलेख। तो महाभारत युद्ध की बात की गई है 3101 ईसा पूर्व पहले पुलकेशिन द्वितीय के ऐहोल अभिलेख में। मैंने ऐहोल अभिलेख के बारे में काफी सारी चीजें बताई हैं आपको पिछली वीडियोस में। ठीक है, तो आप जाके देख सकते हो यार, कहा मैं बार बार वही चीजें बताऊंगा आपको। प्रश्न नंबर 77 क्या कहता है। रबातक अभिलेख संबंधित है किससे। अशोक से, रुद्रदामन से, कनिष्क से या समुद्रगुप्त से। रबातक अभिलेख यह किससे संबंधित है। पहली बात, रबातक अभिलेख कहाँ है, किस देश में है। आजकल अफगानिस्तान में है, अफगानिस्तान। ठीक है, याद रखना, राइटिंग छोड़ दो। यह अभिलेख एक शिला है, इसमें 2 प्रकार की भाषा लिखी गई है। कौन कौन सी, बाख्तरी, बाख ये बा है ना, बाख्तरी और यूनानी, 2 भाषा में लिखा गया यह अभिलेख है। कौन सा, रबातक। क्या लिखा गया, किसके बारे में लिखा गया है, कनिष्क के वंश। कौन से वंश, कुषाण वंश। कनिष्क किस वंश का राजा था, कुषाण वंश। इसके बारे में 23 पंक्ति में एक अभिलेख लिखा गया है, उसी को कहा गया है रबातक अभिलेख। यह अफगानिस्तान में, तो कनिष्क से संबंधित प्रश्न नंबर का उत्तर हो जाएगा सी। छोड़ दो, आंख मूंद के आप लगा देना, याद रखना कहाँ है, किस भाषा में लिखा है। काफी सारी 3-4 चीजें हैं ना, ऐसे ना छोड़ देना। अगला प्रश्न, भारतवर्ष के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया। ऑप्शन हेरोडोटस, मेगस्थनीज, स्ट्रैबो या एरियन। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा हेरोडोटस। यह एक ग्रीक इतिहासकार थे। कौन से इतिहासकार, ग्रीक, ग्रीक से आए हुए थे।
भारत के लिए इंडिया शब्द का प्रयोग हुआ है और इंडिया शब्द का उपयोग इंडस नदी से हुआ है। इंडस नदी का नाम ही सिंधु नदी है, याद रखिएगा, ठीक है ना। सिंधु नदी से ही इंडस बना, इंडस से इंडिया बना और इंडिया से भारत बन गया। तो भारत का इंडिया का प्रयोग किसने किया? हेरोडोटस ने। अगला प्रश्न आपके सामने, किसने ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपियों में उद्धाचित किया? मतलब क्या होता है उद्धाचित? मतलब पढ़ा गया। किसने ब्राह्मी लिपि और खरोष्ठी लिपि को सबसे पहले पढ़ा? इन ऑप्शन में से इस प्रश्न का उत्तर होगा जेम्स प्रिंसेस। पहली बार ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को पढ़ा इन्होंने। कब पढ़ा? 1838 ईस्वी में। ठीक है, बेफालतू बातों में ध्यान न देना, इसमें आप ज्यादा ध्यान देना। ईस्ट इंडिया कंपनी का यह एक अधिकारी था। कब पढ़ा ब्राह्मी और खरोष्ठी लिपि को? 1838 में। ठीक है, याद रखना। देखो भैया, अब हम इस ऐतिहासिक स्रोत के अंतिम प्रश्न को कवर कर रहे हैं। प्रश्न है, इस प्रश्न को भी हम कवर कर चुके हैं, याद रखना। ये कौन लिख के ले आता है? दाहिने से बाईं ओर लिखी जाती है कौन सी लिपि है? मैंने कई बार बताया, खरोष्ठी लिपि है। पहले अगर आप वीडियो को देख रहे हैं तो पहले से तो याद रखना यार। अब वीडियो बहुत ज्यादा जरूरी था। किसी भी एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हो तो इतिहास से अगर प्रश्न पूछा जा रहा है तो इस वीडियो से आएगा ही आएगा। मैं आपको आगे चल के प्रूफ भी दिखाऊंगा ना, चिंता ना करो। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और शेयर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। धन्यवाद।